नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग हृदय रोग और पांच भौतिक सिद्धांत इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। मेरा लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अभी इससे शुरू करता हूं, बाद में आपके स्क्रीन पे कुछ दिखेगा। तो हम लोग हृदय विकार जब लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग हार्ट अटैक ऐसा शब्द देखते हैं कि मतलब ये बचपन से हम लोग कुछ सुनते आ रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट अटैक हुआ। इसका मतलब क्या होता है? तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो हमें इसको समझना चाहिए। हार्ट का मतलब है हृदय। ये शरीर का एक प्रधान इंद्रिय है जिसको हम हृदय बोलते हैं, हार्ट। तो पूरे शरीर में रक्त का जो ये होता है सर्कुलेशन करना, रक्त को पहुंचाना, ये काम कौन करता है? तो ये हृदय करता है। तो ये जो हृदय है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके घटक चीज क्या है, मतलब ये किस चीज से बनता है, इसका विचार करना बहुत जरूरी होता है। और उसका मतलब हृदय का शारीर ये समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि निसर्ग में जब प्रकृति में मनुष्य प्राणी जन्म लेता है तो निसर्ग का मतलब प्रकृति का और शरीर का संबंध होता है। अगर हम लोग देखेंगे प्रकृति को तो प्रकृति भी पांच भौतिक है और शरीर भी पांच भौतिक है। तो हम लोग जब प्रकृति का विचार करते हैं तो एक वर्ष में तीन काल का हम लोग ये देखते हैं, तीन सीजन को देखते हैं। एक होता है रेनी सीजन जो बारिश का सीजन होता है, एक होता है विंटर सीजन, एक होता है समर सीजन। तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बस। हाँ, अभी आप लोगों को मेरी आवाज शायद आ रही होगी। उस टाइम कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम था। अभी आप लोगों को आ रही है? मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ सब लोग को, घर की आवाज आ रही है। हाँ, अभी हम लोग अगर हृदय को हम लोग ये देखते हैं कि प्रकृति में पांच भौतिक के हिसाब से तीन सीजन को प्रधानता दी गई है। एक रेनी सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, एक होता है गर्मी का सीजन, समर सीजन, और एक होता है ठंडी का सीजन मतलब विंटर। तो निसर्ग और शरीर मतलब प्रकृति और शरीर दोनों एक जैसे ही रहते हैं तो फिर एक दूसरे पे उनका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि अभी बारिश का सीजन है, यहां से हम शुरू करते हैं। तो पूरे प्रकृति में अभी गीलापन है, वनस्पतियां सब गीली हैं, एक तरह का मतलब ये पानी 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 आप महाभूत सब जगह है। अगर हम लोग घर के दरवाजे भी देखेंगे जिनके घर लकड़ी के बने हैं तो वहां पर भी गीलापन रहता है। कभी कभी दरवाजे बहुत ज्यादा ऐसा फूल जाते हैं पानी की वजह से।
और सब जगह ग्रीन ग्रीन ऐसे वनस्पतियां वगैरह हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो आप महाभूत जो है वह सभी जगह पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जब ठंडी शुरू हो जाएगी, विंटर शुरू हो जाएगा, ठंडी का मौसम आते ही क्या होगा कि पृथ्वी महाभूत, आप महाभूत और तेज महाभूत, ये तीनों महाभूत हैं, साथ में उनका प्रभाव पड़ने लगेगा। पृथ्वी और आप तो हमें समझ आता है कि ठंडी का सीजन है, तो तेज क्यों? क्योंकि जैसे ही शरद ऋतु शुरू होती है तो शरीर में पूरे निसर्ग में क्या होता है कि गर्मी पड़ने लगती है थोड़ा, पृथ्वी और आप की वजह से थोड़ा ठंडी भी होने लगती है। तो इन सबको बैलेंस करके फिर वो ठंडी का सीजन शुरू होता है और फिर आप और पृथ्वी का ही प्रभाव ज्यादा दिखाई देने लगता है। उसके बाद में हम समर का सीजन देखते हैं, जो गर्मी का सीजन होता है, उसमें सब चीज सूख जाता है और जो पेड़ वगैरह है वह भी सूख जाते हैं, भूमि जो है वह भी सूख जाती है, उष्णता का प्रमाण बढ़ जाता है और इसके वजह से मनुष्य का शरीर हुआ या पूरा प्रकृति के पेड़ पौधे वगैरह, उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो इसका निसर्ग जो भी प्रकृति हो रही है उसका असर शरीर पे पड़ता ही पड़ता है, इसको जानना जरूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं, मतलब ये 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि पांच भौतिक चिकित्सा सिद्धांत में एक रेनी सीजन रहता है जिसमें आप महाभूत की प्रधानता रहती है। उसके बाद में विंटर सीजन रहता है जिसमें पृथ्वी, आप और तेज का प्रधानता रहता है। और एक गर्मी का सीजन होता है, वह सीजन जो रहता है तो उसमें क्या रहता है कि अग्नि, वायु और आकाश, इसके प्रधानता, मतलब शॉर्ट में हम क्षारधर्मिता बोलेंगे। गर्मी में क्षारधर्मिता रहती है, बारिश के सीजन में अम्लधर्मिता रहती है और जो विंटर सीजन है उसमें अम्ल और क्षार दोनों बैलेंस रहता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि गर्भावस्था कब शुरू हुआ है, ये हम मतलब हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है। कौन से सीजन में शुक्र शोणित संयोग हुआ और गर्भ के जो 7 धातु हैं उनको कौन कौन से ऋतुओं का प्रवास करना पड़ा, मतलब जर्नी करना पड़ा, यात्रा करनी पड़ी, तब उसके शरीर में क्या प्रभाव पड़ा, उसको सोचना भी जरूरी है। गर्भ की वृद्धि होते टाइम कौन कौन से सीजन आए, प्रकृति में कौन कौन से सीजन है, तो उसको विचार करना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि शुक्र शोणित संयोग जो है और ये जो बताया गया है कि दूसरा महीना जो गर्भ का रहता है उसमें ही रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। पहले महीने में रस धातु की उत्पत्ति होती है, दूसरे महीने में रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। तो फिर उसको फिर काउंट करते जाते हैं तो वो कौन से सीजन में है, वैसी फिर प्रकृति बन जाती है। जैसे कि अगर अम्लधर्मी में शुक्र शोणित संयोग है तो प्रकृति अम्लधर्मी बनेगा। अगर क्षारधर्मी सीजन में दूसरा महीना है तो क्षारधर्मी बनेगा। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो हृदय के बारे में सोचते हैं। हृदय के बारे में क्या बताए, शोणित कफ प्रसादम हृदयम, मतलब जो रक्त का प्रसाद भाग है, रक्त और कफ का प्रसाद भाग है, उससे हृदय बना हुआ है। ये हमने सुश्रुत संहिता में पढ़ा हुआ है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि पंच महाभूत और प्रकृति, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखते जाएं तो शरीर को बढ़ाने में हम मतलब प्रकृति का प्रभाव और पंच महाभूतों का प्रभाव पड़ता है, तभी हमारा जो शरीर है शुक्र शोणित से संयोग होके वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर जन्म लेके फिर वो बढ़ते बढ़ते वृद्धावस्था तक जाता है। तो उसी के हिसाब से पंच महाभूत जो रहेगा प्रधानता रहेगी, उससे हाइट, वेट, ये सब बढ़ते रहता है। पंच महाभूत में जो गुण रहेंगे उसके प्रभाव शरीर पे दिखाई देते हैं। अगर शरीर में आप महाभूत का प्रधानता ज्यादा रहेगा, जब मतलब अम्ल धर्मी में शुक्र शोणित संयोग हुआ होगा तो उस शरीर में आपके ज्यादा सिम्टम्स दिखे देंगे। और अगर यहाँ पे क्षारधर्मी सीजन में शुक्र शोणित संयोग हुआ है, दूसरा महीना में क्षारधर्मिता आ रही है, तो रक्त धातु का सेकंड मंथ होता है, तब वहां पे शरीर में रुक्षता रहेगी, बॉडी में हीट रहेगा, पित्त प्रकृति के सारे सिम्टम्स रहेंगे। तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं मेन, आज का विषय है हृदय रोग। हृदय विकारों में जो झटके आते हैं, हार्ट अटैक आता है, उसके 4 कारण बताए हैं पांच भौतिक सिद्धांत में। 4 कारण। एक पहला बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा घूमना, जर्नी करना, जिसको अध्वशोष बोलते हैं। अब ये अध्वशोष चलने की वजह से भी हो सकता है या फिर मतलब बस से, ट्रेन से, जो लोग ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर प्लेन से करते हैं, मतलब कैसे भी बहुत ज्यादा घूमना
जिसकी वजह से वायु का प्रकोप होता है और स्नायु में बहुत ज्यादा खिंचावट होती है, बहुत ज्यादा, और उसका इफेक्ट होता है हृदय पे, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। दूसरा कारण बताया है कि बुद्धि इंद्रिय जो है उसमें काम का बहुत ओवरलोड होना। अब ओवरलोड जो होता है वह ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो जो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड बुद्धि इंद्रिय पे काम होता है उसका इफेक्ट से हार्ट अटैक आता है। ये दूसरा कारण इन्होंने बताया। तीसरा बता रहे हैं कि खाने पीने का अभाव हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, माल न्यूट्रिशन हो गया और शरीर सूख रहे, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आता है। तीसरा कारण बोल रहे हैं कि अग्नि के पास काम ज्यादा कर रहे हैं, शार धर्मिता बढ़ने की वजह से जो बॉडी में जो स्नेहन है या पानी है वह कम हो जाता है और उसके वजह से हार्ट अटैक आता है। अब इसी को इलेबोरेट करेंगे अभी आगे। तो मैं चार कारण फिर से बताता हूँ। पांच वैदिक सिद्धांत में अप्पा शास्त्री जी ने क्या बताया है कि एक तो बहुत ज्यादा घूमने की वजह से स्नायु पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, घूमने फिरने की वजह से ज्यादा घूमना फिरना, अति सर्वत्र वर्जित, ये एक कारण हो गया। दूसरा ये फिजिकल हो गया, फिजिकली बहुत ज्यादा घूमना फिरना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, अति मतलब अति साहस जो बोलते हैं वह होने की वजह से। दूसरा है कि बुद्धि इंद्रिय पे ज्यादा काम, बहुत ज्यादा ओवरलोड होना, दिमाग मतलब कोई कोई लोग रहते हैं सो ही नहीं पाते हैं, रात रात भर काम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तीसरा है कि खाने पीने के अभाव से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। चौथा है कि अग्नि के पास काम करने की वजह से शरीर में स्नेहांश की कमी हो जाती है, बॉडी में रुक्षता बढ़ जाती है और उसके वजह से हार्ट अटैक आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो निसर्ग में और मतलब प्रकृति में और शरीर एक जैसे ही तत्वों से बने हैं, तो अगर वो अगर हम लोग बैलेंस में करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि पचन क्रिया हो जाता है, तो यकृत जो है वो शरीर का पहला द्वार बताया है पांचभौतिक में। मतलब पचन करने का प्रधान इंद्रिय कौन है, तो यकृत है, लीवर है, उसका परिणाम होता है। और यकृत अगर देखेंगे वह भी पांच भौतिक है, जो महाभूत का गुण रहेगा उसका यकृत पे परिणाम होता है। और हम लोग जब भी रोगी आते हैं हमारे पास तो हम लोग नाद परीक्षा करते हैं, मतलब उदर परीक्षा में नाद परीक्षा, मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। तो उस नाद परीक्षा में यकृत का परीक्षा किया जाता है। अगर यकृत का कार्य नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उस वह भी एक कारण होता है कि वह हृदय पे उसका इफेक्ट आता है। अब हम लोग देखते हैं पहला जो इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग किया, बहुत ज्यादा प्रवास किया, बहुत ज्यादा घूमते फिरते रहे, तो उसका इफेक्ट हृदय पे आता है। इसमें ये नहीं है कि केवल हम पैदल ही चल रहे हैं, हम लोग अगर वाहन से भी चल रहे हैं, गाड़ी मोटर से भी चल रहे हैं, तो जो गमन ये क्रिया होती है उसकी वजह से क्या होता है कि गमन होना, और उसमें वात प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हवा जाती है बॉडी में, मतलब वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है, वायु का चलन वलन जो है वो शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके वायु जब ज्यादा शरीर में जाएगा कोई भी ट्रैवलिंग करने की वजह से, तो शरीर का पोषण कम होने लगता है। इसीलिए फिर क्या होता है कि घनता, गुरुता, स्थिरता, ये जो गुण है ना ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और रुक्षता बढ़ने लगती है, चल गुण शरीर का बढ़ने लगता है, वायु के सारे गुण बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे शरीर का जो पृथ्वी महाभूत का तत्व है और आप महाभूत का तत्व है, जो गीलापन है वह कम होने लगता है। और जितना ट्रैवलिंग होता है, डेली 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 ट्रैवलिंग होगा, उसका इफेक्ट होगा कि पूरे शरीर के जो स्नायु हैं, हृदय है, उस पे इफेक्ट आने लगेगा। और स्नायु में जो घनता है, गुरुता है, स्थिरता है, वह कम होने लगेगा। और वायु का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, वायु का खर गुण बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे स्नायु शब्द जो है, यह भाव जो है वह हाथ पैर के स्नायु भी बोलेंगे, पूरा शरीर के स्नायु भी बोलेंगे, और हृदय तक, हृदय में भी जो लिगामेंट्स, टेंडन, सबको इसमें स्नायु बोलेंगे। तो वहां पर थोड़ा थोड़ा वेदना शुरू होती है। खासकर हृदय की बात करें तो अटैक मतलब क्या होता है कि हृदय के जो स्नायु हैं उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ जाती है, वहां पे जो गीलापन, स्नेहांश है वह कम पड़ जाता है, और उसके वजह से अटैक आने लगता है, अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक मतलब हृदय पे होता है और उसका मेन कारण रुक्षता है। अब ये रुक्षता बढ़ रही है तो रात्रि जागरण से भी बढ़ रही है, वेगावरोध से भी बढ़ रही है,
और ज्यादा घूमने फिरने वाले लोगों को हो रही है। अगर उस प्रमाण में उन्होंने रेस्ट नहीं किया और बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, प्लेन से भी जो लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन से भी कर रहे हैं, गाड़ी मोटर से भी कर रहे हैं, जो लोग करते हैं या बाइक से करते हैं, लोग रोज का रोज 100-100 किलोमीटर चलते रहते हैं और खाना पीना नहीं खा रहे हैं ठीक से, तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा बताया कि बुद्धिन्द्रिय का काम अगर बहुत ज्यादा पड़ता है, जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना काम का ओवरलोड रहेगा, उसका इफेक्ट हृदय पे पड़ता है। आप लोगों ने आईटी सेक्टर में लोगों को देखा होगा कि आईटी सेक्टर में 5 दिन बहुत काम कराया जाता है, इतना काम कराया जाता है, इतना काम कराया जाता है, लेकिन उनको 2 दिन छुट्टी दिया जाता है, सैटरडे संडे। नहीं तो अगर वो नहीं दिया जाएगा तो उनका फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर सातों के सातों दिन काम किया जा रहा है, तो बुद्धिन्द्रिय पे ओवरलोड बढ़ जाएगा और उसके वजह से क्या होगा कि पंच महाभूत की जो समता है वह बिगड़ जाएगी और काम का अतिरेक होगा, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वायव्य गुणों की वृद्धि होने लगेगी और शरीर में पृथ्वी और आप है वह कम होने लगेगा। आपका जो गीलापन है, अब वो स्नेह के रूप में हो, स्नेहांश के रूप में हो, या पानी का जो तत्व है पूरे शरीर में, वो कोई भी फ्लूइड हो, सीएसएफ हो, ब्लड हो, लिम्फ हो, कोई भी शरीर में जो पानी है वह कम होने लगेगा, रुक्षता बढ़ने लगेगा, वायु का खर गुण बढ़ेगा, रुक्ष गुण बढ़ेगा, वायु का चल गुण बढ़ेगा। तो इसका इफेक्ट होगा कि वायु इतना ज्यादा बढ़ जाता है, एयर मॉलिक्यूल्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसका इफेक्ट डायरेक्ट मस्तिष्क पे जाता है, मस्तिष्क से फिर हृदय पे जाता है, हृदय से फिर यकृत पे जाता है और यकृत कमजोर होने लगता है और पेशेंट को फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, मतलब उनको पेट साफ नहीं होता है ठीक से और भूख भी नहीं लगती है। सब पूरा वायु सब जगह से बिगड़ जाता है और उसके वजह से फिर हार्ट अटैक आता है। और इसमें यकृत में अगर नाद देखेंगे तो जो बिना पानी वाला मटका होता है, उस तरह का मटका में जैसे हम लोग बजाएंगे मटके को जिसमें पानी नहीं है, तो जिस तरह से आवाज होती है उस तरह का, जो लोग को बुद्धिन्द्रिय का काम ज्यादा होता है उधर नाद करेंगे तो उस तरह की आवाज आने लगती है उधर परीक्षण में। ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि जो लोग खाना पीना नहीं खाते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं तो उनका शरीर में पृथ्वी और आप महाभूत कम होने लगता है और लंघन जो ज्यादा करते हैं, अति लंघन की वजह से वायु और आकाश बढ़ने, तो खासकर वायु का प्रकोप होता है। ये आयुर्वेद में भी बताया है कि मतलब अनशन किया, जिसने कुछ खाया ही नहीं, बार बार भूखे रह रहे हैं या टाइम पे नहीं खा रहे हैं या फिर टाइम निकल जाने के बाद खा रहे हैं, खाने पीने के अभाव से शरीर सूख जाता है और उससे हार्ट अटैक आ जाता है। रुक्षता इतनी ज्यादा बढ़ती है कि हार्ट ही बंद हो जाता है, हार्ट का काम ही जो रहता है वो विकृत हो जाता है। तीसरा जो चौथा बताया कि अग्नि के पास जो काम करते हैं उनको हार्ट अटैक आता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे तो कृश प्रकृति और जो कृश रहते हैं, बहुत ज्यादा पतले लोग रहते हैं और बहुत मतलब स्लिम इतने ज्यादा रहते हैं, कृश रहते हैं, उनके लोगों को हार्ट अटैक जल्दी आता है जो अग्नि के पास काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि उनमें रुक्षता भी बढ़े, अग्नि के पास काम कर रहे हैं तो शरीर में क्षारधर्मिता बढ़ रही है बहुत ज्यादा और क्षारधर्मिता बढ़ने की वजह से स्नेहांश सूख जा रहा है और उसके वजह से जो शरीर में गीलापन होना चाहिए स्नेहांश के रूप में या कोई फ्लूइड के रूप में, वो गीलापन कम हो जाता है, शरीर ड्राई हो जाता है और उनको भी बद्धकोष्ठता, इसमें मतलब कोष्ठबद्धता, ये कोई भी वायु के प्रकोप में एक कारण बताए कि बद्धकोष्ठता, ये सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं और फिर धातुओं का पोषण कम पड़ने लगता है और उसका इफेक्ट स्नायु पे पड़ता है और उसका इफेक्ट हृदय के स्नायु पर भी पड़ता है और वह एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो इन सबको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो शरीर में स्नेहांश जो है या फिर गीलापन है वह कम होने का ये कारण होता है। तो इस अवस्था में योग्य अगर चिकित्सा कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अब इसमें चिकित्सा हम लोग करते हैं तो पहले तो हमें हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं, मतलब उनको हृदय में शूल हो रहा है बहुत ज्यादा, एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से, या फिर मतलब मॉडर्न का डायग्नोसिस लेके आते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से, उनको पेन हो रहा है वहां पे और दोनों का पेन अलग होता है, या भी अनुरिता मैम सरोज मिश्रा जी बताएंगे, मैं यहाँ पांच भौतिक चिकित्सा का बता रहा हूँ, तो दोनों का पेन अलग होता है, एमआई का पेन अलग होता है और एंजाइना पेक्टोरिस का अलग होता है। तो यहाँ पर कैसे ना कैसे आप महाभूत का जो गीलापन है, मतलब जो स्नेहांश के रूप में रहे या ऐसे गीलापन रहे, वह कम होने लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा वाहनों का बहुत प्रयोग करते हैं और ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं,
उनके विकृति जो होती है उसमें हाथ पैरों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, हाथ पैर सूखने लगते हैं, बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाता है। हाथ पैरों के स्नायु का मतलब जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो मतलब जैसे कार वगैरह चला रहे हैं तो स्नायु का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ड्राइविंग करते टाइम या बैठते टाइम, कैसे भी कैसे करके वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसकी वजह से शरीर को जो योग्य टाइम पे योग्य पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, मल मूत्र का विसर्जन भी नहीं हो पाता है, मल मूत्र का वेग का विरोध भी होता है। जो लोग प्लेन से भी ट्रेवल करते हैं वो लोग थोड़ा प्लेन में वॉशरूम को इतना ज्यादा यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो तो मतलब कैसे भी अनकंफर्टेबल रहता है। जो लोग जैसे यूएस जा रहे हैं, बहुत दूर दूर लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, और खाने पीने में वैसा चीज नहीं ले रहे हैं कि जो स्नेहांश पृथ्वी और आपको बैलेंस करे, उनको बता रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि शरीर में उष्णता बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तेज वायु और आकाश शार धर्मिता बढ़ने की वजह से यह प्रॉब्लम होती है। और अपान वायु के कक्षा में पूरा इफेक्ट होने लगता है, अपान क्षेत्र दुष्ट हो जाता है और उसका परिणाम यकृत पे हो जाता है। और फिर क्या होता है कि इसमें फिर चिकित्सा देना है तो फल त्रिकादि क्वाथ या फल त्रिकादि गुग्गुल का प्रयोग करते हैं तो यकृत का कार्य अच्छा होगा, यकृत का कार्य अच्छा होगा, यकृत की शुद्धि होगी, तो उसका इफेक्ट जरूर इसमें मतलब 15 दिन के पचन जब हो जाता है, आम का पचन हो जाता है, तो उसका इफेक्ट होता है कि हार्ट अटैक से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। दूसरा है यकृत अगर कार्य नहीं ठीक कर पा रहा है तो रस रक्त आदि धातु का पोषण जो हो रहा है वह अगर यकृत काम नहीं कर रहा तो रस रक्त का पोषण भी नहीं हो पाता है। और ये अगर यकृत अच्छा काम कर रहा है तो रस रक्त आदि धातु का पोषण अच्छा होने लगता है। तो इसीलिए यह जो धातु परंपरा से पोषण का क्रिया है उसको और मतलब ताकत मिले, इसीलिए जो नींबू के रस से भावित जो प्रवाल भस्म है वह जब हम दे देते हैं तो यह क्या है, प्रवाल जो है वह जल तत्व प्रधान द्रव्य है। यह शरीर में, क्योंकि प्रवाल कहाँ उत्पन्न होता है तो समुद्र के नीचे कोरल जो प्रवाल होता है वहां तैयार होता है। तो यह जल तत्व प्रधान होने की वजह से शरीर में ये क्या करता है, गीलापन करता है। अब ये जरूरी नहीं कि हम पानी पी रहे हैं और गीलापन हो जाएगा, ये जल तत्व प्रधान द्रव्य देने से शरीर में गीला मतलब आप महाभूत बढ़ने का ताकत आ जाता है एक एक सेलुलर लेवल पे। इसी तरह से खाना खाने के बाद संतर्पण करने के लिए अब्रक भस्म का प्रयोग किया जाता है पांच भौतिक चिकित्सा में, तो यह शक्तिवर्धक होता है। दूसरा है कि जो गोंद होता है, गोंद फुलाया हुआ गोंद होता है, उसको गोंद को लेके और थोड़ा घी पे डाल के और थोड़ा फ्राई कर देना चाहिए, और फिर उसको फिर पीस के चीनी जो रहता है या मिश्री रहता है उसके साथ कूट के और इसका प्रयोग करते हैं, तो यह जो गोंद होता है यह वायु का जो चल गुण बढ़ा है उसको ये ठीक कर देता है। और शरीर में जो स्नायु में जो गीलापन है उसको निर्माण कर देता है, आप महाभूत को बढ़ा देता है। तो इसका इफेक्ट होता है कि गोंद का प्रयोग करने से, मराठी में डिंक बोलते हैं, तो ये जो गोंद है इसका हृदय पे इफेक्ट पॉजिटिव आता है और हृदय को हम बचा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सोयाबीन का तेल है जिसको गोड़े तेल बोलते हैं। तो हाथ पैरों में क्या करते हैं कि हाथ पैरों के स्नायु को अच्छा करने के लिए जो गोड़े तेल है, सोयाबीन का तेल है, आप कंचन मैम करेक्ट बोलिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ क्या, गोड़े तेल को सोयाबीन तेल ही बोलते हैं ना, आप बताइएगा। तो इसमें सेंधा नमक डालकर हाथ पैरों के जो स्नायु है उधर अभ्यंग करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद में अभ्यंग करके आधे घंटे के बाद गर्म पानी से स्नान करने से ये जो शरीर का जो अपेक्षित गीलापन चाहिए स्नेह के रूप में, पानी के रूप में, वो सब मिल जाता है। यहाँ पे जो गीलापन गीलापन बोला है ये ज्यादातर स्नेहांश, स्नेह तत्व उसके बारे में बोला है। तो ये स्नायु जो होते हैं मृदु हो जाते हैं और फिर वो कार्यक्षम हो जाते हैं। इसी तरह से बुद्धिन्द्रिय में जो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा मस्तिष्क पे काम करने को पड़ता है, तो उस पीनट ऑयल, अच्छा पूजा जी बोल रही है पीनट ऑयल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप लोग भी बोलिएगा पीनट, ठीक है। मैं अभी ये कंप्लीट करता हूँ फिर आप लोग भी डिस्कस करिएगा। अगर बुद्धि इंद्रिय पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और उसके वजह से शरीर में दुष्परिणाम हो रहा है, किसी का बीपी शूट अप हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो सबसे अच्छा है कि जटामांसी का फांट, पांच भौतिक में बताया है कि एक गिलास पानी लेना है, उसमें जटामांसी डाल देना है और उसका गर्म पानी फांट के रूप में पीना है। तो एक प्रकार का जटामांस में तेल रहता है वहां पे, तो और ये गंधवान द्रव्य होता है जटामांसी, इसमें पार्थिवता रहती है और तेल वगैरह जो रहता है ना, तेल की वजह से वायु का शमन हो जाता है और तेल खुद भी आप महाभूत प्रधान है। तो पार्थिव और आप महाभूत
के वजह से शरीर में घनता, गुरुता, स्थिरता आ जाती है और शरीर में स्नेहांश जो कम हो गया है वो बनने लगता है। तो इस तरह से विषमता नष्ट हो जाती है और बहुत उपयोगी रहता है। तो जो लोग बुद्धिन्द्रिय का बहुत ज्यादा काम करते हैं, दिमाग पे बहुत ज्यादा ओवरलोड रहता है, उनको जटामानसिका फांट देने के लिए बताया है। यह उपक्रम जो है जटामानसिका फांट की अगर 8 दिन तक कंटिन्यू दिया जाए तो ये पचन क्रिया में भी बहुत अच्छा काम करता है, यकृत पे भी उसका इफेक्ट अच्छा आने लगता है। और यकृत पे चिकित्सा करनी है तो हम लोग फल त्रिकादि गुग्गुल या आरोग्य वर्धिनी का प्रयोग करते हैं दूध के साथ और घी के साथ, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आने लगता है। सुबह शाम फल त्रिकादि गुग्गुल और सुबह 10 बजे और दोपहर में 2 बजे देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। साथ में हम एक मूत्र पिंड पे काम करने वाला गोक्षुरादि गुग्गुल भी देते हैं, तो यह भी आप महाभूत को बैलेंस कर देता है, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो घी में भुना हुआ जो गोंद है वह उसमें थोड़ा सा हम लोग अबरक भस्म मिक्स करके देते हैं, तो जो बुद्धिन्द्र पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से रुक्षता आ गई बॉडी पे, वह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर बता रहे हैं कि अग्नि के पास जो लोग काम करते हैं, तो एक तरह से अग्नि ये महाभूत है वो शारधर्मी बताए। अग्नि के साहचर्य में जो लोग काम करते हैं तो अग्नि का परिणाम जो है वो शरीर पे जरूर पड़ता है। माताएं बहनें जो दिन भर पहले चूल्हे पे काम करती थी उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, पसीना आता था और उनको बहुत सारे हार्ट की बीमारियां हो जाती थी, शरीर का स्नेहांश कम हो जाता था। तो इसके लिए हमें एक तो वो चीज दूर करना है कि अग्नि पे ज्यादा काम नहीं करना है, मतलब निदान परिवर्जन करना है। क्योंकि फिर क्या होता है कि मतलब शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। दूसरा बोल रहे हैं कि अग्नि महाभूति प्रधान रहता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि शरीर में गोक्षुरादि गुग्गुल अगर दे दिया जाए तो वह क्या करता है कि आप महाभूत को बैलेंस कर देता है और उससे फिर अटैक आने से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर शरीर में शार धर्मीयता बढ़ रही है बहुत ज्यादा तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रवाल का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके और प्रवाल कैसा यूज करते हैं तो नींबू के रस में जो भावना देके सिद्ध किया है, पुट देके सिद्ध किया है, उसका प्रयोग अगर मौसम्मी के रस के साथ अगर कर दिया जाए तो ये अटैक में बहुत अच्छा काम करता है। यकृत पे जो भी परिणाम हुआ है उसको भी ठीक करना है तो जो गोंद है, गोंद घी में भुना हुआ, उसका प्रयोग करते हैं तो यकृत पे भी उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और जो खाने पीने के अभाव से जो शरीर सूख गया है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है और आगे हार्ट अटैक ना आए तो संतर्पणोक्त चिकित्सा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इतना मैंने बता दिया, अभी आप लोग बोलिए। डॉक्टर पूजा मैम आप कुछ बोलेंगी, सरोज मिश्रा जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। बताइए सर हाँ, ये जो है डिसीज हृदरोग, इसका है ना सर, हमको हेतु मतलब एज पर हेतु हमको इसका चिकित्सा देना पड़ता है यहाँ पे पांचभौतिक में। तो इन्होंने संतर्पण जन्य हृदरोग और अपतर्पण जन्य हृदरोग ऐसा दो बताया है। तो आपने जो एक्सप्लेन किया है उसमें बहुत से संतर्पण जन्य हृदरोगी का समावेश होता है, जैसे कि बुद्धिन्द्रिय, जैसे बहुत स्ट्रेस लिया वो वाला अपतर्पण है। जन्य बोलिए, अपतर्पण जन्य। हाँ, अपतर्पण जन्य। हाँ। तो अपतर्पण जन्य हृदरोग में उसमें शुक्र का क्षय होता है, जैसे कि जो लोग बहुत दिन भर काम करते हैं फिजिकली या फिर व्यवहार बहुत करते हैं और उनको फिर वात का वृद्धि बहुत दिखाई देता है। तो वो संप्रति हम ऐसा लगाते हैं कि जैसे बहुत कुछ उन्होंने जो एक्टिविटी किया है उसके कारण उनका शुक्र क्षय होता है, वात वृद्धि होती है और उसके कारणवश उनको हृदरोग का मतलब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसमें ओज निरुत्साह, फिर हाथ पैर ऐसा छाया कम होती है, उसमें काला कृष्ण वर्णता आती है, ये जो अपने वायु के जो गुण है ना वो दिखाई देते हैं, जैसे रुक्षता दिखाई देती है, स्निग्धता नष्ट होती है। तो स्निग्धता अगर नष्ट हो रही है तो आप महाभूत वहां पे कम होता है। और जैसे कि अग्नि है बॉडी में, उसका द्रवता कम होती है तो अग्नि मंद होता है और उसी के कारणवश हमको वहाँ पे 3 सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसमें पहला आता है पिंडिकोद्वष्टन, मतलब उनका पैरों का जो पिंडिकोद्वष्टन हम जो बोलते हैं ना आयुर्वेद में, पैरों का मसल्स उसमें पेन रहता है, छाती में मतलब उनका चेस्ट में भी पेन रहता है, अनाह, ये 3 से मेन लक्षण ये टाइप के हृदरोग में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे वात का अनुलोम करने के लिए अनुलोमन तेल जो बताया है, चिंचलवन तेल, उसमें मलबद्धता और वातानुलोम ये दोनों भी कार्य वो करता है।
प्लस हम वहाँ पे शुक्राशय है तो मकर ध्वज का भी यूज करते हैं सर। हेलो। हाँ हाँ बोल रही हैं, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो मकर ध्वज में भी सफेद मूसली और ज्येष्ठ मध, ये अगर हम ऐड करेंगे, मतलब इनका क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके साथ अगर प्रवाल और मंडूर, ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं सर। और सुवर्ण भस्म भी डालेंगे तो अच्छा रहेगा उसमें। और बाय चांस कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको, जहाँ पे हमको किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है, तो वहां पे हम आपने जैसा बताया वैसा गोक्षुर आदि गुगुल दे सकते हैं सर। किसी किसी पेशेंट में हमको वंग भस्म भी यूज करना पड़ता है सर। तो ये एक मेरा इनपुट रहेगा सर इसमें। और ताम्र भस्म का भी योजना कर सकते हैं सर इसमें, लेकिन उसके लिए उदर परीक्षण करके ही ताम्र भस्म का निश्चय किया जाता है। और सर एक मुझे एक ऐड करना था कि एक और एक हृदरोग का टाइप बताया है उसमें अतिसाहस। अतिसाहस जन्य हृदरोग में मतलब जो लोग बहुत सारा ढेर सारा एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत सारा रिस्क उठा के, जैसे कोई कोई है आज बहुत चल लिए, मतलब बहुत सारा डेयरिंग करके ट्रैकिंग कर लिया। तो फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली जो हुआ है ना यहाँ पे, एक एक्टर का हुआ है यहाँ पे, बड़े साउथ में। उन्होंने बहुत, डॉक्टर ने उनको नहीं बोला था, फिर भी उन्होंने जिम किया सर। और उनका हार्ट अटैक के कारण ही मृत्यु हुआ इन वेरी स्मॉल एज। तो उनका हमने ऐसा संप्राप्ति लगा सकते हैं कि उन्होंने ओवर डेयरिंग किया, अतिसाहस किया। तो उनके अतिसाहस के कारण उनका वात का वृद्धि हुआ था सर। और आगे ये उनका व्यान वायु बिगड़ गया था पूरी तरह। तो अपान वायु को अगर हमने अनुलोमित करना है यहाँ पे, तो हम चिंचा लवण तेल देते हैं। और जैसे कोई पेशेंट है अभी वहां पे अतिसाहस किया, तो मांस धातु का भी ये होता है, मांसाशय भी दिखाई देता है। तो वहां पे हम मांस वृद्धि के लिए मांस सेवन, अगर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट है तो उनको नॉनवेज सजेस्ट करेंगे, और वेजिटेरियन है तो फिर उनको शतावरी सिद्ध घृत देते हैं या फिर शतावरी शिरपाक देते हैं। और जैसे कि रस रक्त संवहन के लिए प्रवाल मंडूर भी दे सकते हैं। ये सब कर सकते हैं सर। मतलब रस धातु हमको स्थिर और बलवान करना है, अगर इन केस हमको ऐसा अतिसाहस जन्य हृदरोग के पेशेंट मिले तो। जी सर। और वो राजू श्रीवास्तव जी का भी हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रेडमिल पे चलते चलते हार्ट अटैक आ गया उनको। हाँ हाँ, यहाँ एक्टर जो राजकुमार है ना, पुनीत राजकुमार, उनका ये सेम केस है सर। जी पूजा मैम, संतर्पणोत्थ हृदरोग भी बता दीजिए। संतर्पणोत्थ में सर सेंटर। मैं अगर चाहिए तो मैं अभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप हाँ पढ़ाइए सर, आप पढ़ाइए आप। मैं अपतर्पण लिए थे सर, आपने जो पॉइंट्स लिए ना, इसलिए पहले मैंने आप उसी पे तर्पण वाला कंटिन्यू। आप किसको बताना है बताइए, इसको कंप्लीट करते हैं फिर संतर्पणोत्थ भी करेंगे। सर मैं थोड़ा सा अपतर्पण। मैं थोड़ा सा इस पे जो मॉडर्न अप्रोच है उस पे थोड़ा चर्चा कर लें हाँ क्या? कर दीजिए कर दीजिए। हाँ, तो मॉडर्न अप्रोच में जो हृदरोग है वो 3 तरीके के माने जाते हैं। एक को इस्कीमिक हार्ट डिसीज या कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलेंगे, दूसरे को कंडक्टिव हार्ट डिफेक्ट बोलेंगे, और तीसरे को कार्डियोमायोपैथीज बोलेंगे। तो जो इस्कीमिक हार्ट डिसीज होती हैं उसमें जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज या इस्कीमिक हार्ट डिसीज बोलते हैं, और उसी की व्याधि एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। दूसरे तरीके का, अच्छा, ये ब्लॉकेज की वजह शायद ये जो रहती है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन वगैरह, या ऐसा समझ सकते हैं कि कफ कहीं पे यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो उसकी वजह से ये ब्लॉकेज आते हैं। कितने % ब्लॉकेज हैं वो एंजियोग्राफी रूल आउट करता है। अच्छा, कहाँ पे ब्लॉकेज हैं वो ईसीजी, टीएमटी या ये सब चीजें रूल आउट करती हैं। दूसरे तरीके की जो हमारी, अच्छा, इसमें एक तरीके की प्रॉब्लम और आती हैं जो वाल्वुलर हार्ट डिसीजेज आती हैं। वाल्वुलर हार्ट डिसीजेज क्या होती हैं कि जो हमारे हार्ट के वाल्व्स हैं, जो एक तो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व हुआ, माइट्रल वाल्व जिसे कहेंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ही हमारा जो आर्टा होता है वहाँ पे एक सेमिलुनार वाल्व होता है। इसके अलावा राइट साइड में हम आएंगे तो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है।
और राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, वहां पे भी सेमिलुनर वाल्व होता है। तो ये 4 तरीके के वाल्व जो हार्ट में है, इसमें 2 तरीके की पैथोलॉजीज बनती हैं। एक तो स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन क्या हुआ? उल्टी कर देना। जैसे माइटल वाल्व जो है हमारा रिगर्जिटेट कर रहा है, मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल का ब्लड जाना चाहिए था कहाँ पे? ऑर्टा में जाना चाहिए था। ऑर्टा में ना जाके कुछ ब्लड ये उल्टी कर दे रहा है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो इसको कहेंगे माइटल रिगर्जिटेशन। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी हो सकता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाने की बजाय कुछ ब्लड का पार्ट जो है वो उल्टी कर दे हमारा राइट आर्ट्रियम में, तो इसको ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन कहते हैं। स्टेनोसिस में वाल्व इतना संकुचित हो जाता है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बड़ा धीरे धीरे फ्लो होता है, तेज स्पीड के साथ। संकरा वाल्व के थ्रू जो ब्लड पास होता है वो तेज स्पीड लेकिन धीरे धीरे फ्लो होता है। तो इन कंडीशंस में हम अगर जो हार्ट के चारों चैम्बर्स के साउंड सुनते हैं तो यहाँ पे हमको मरमरिंग साउंड सुनाई देते हैं, जहाँ पे जो वाल्व हमारा खराब होता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस है, जो हमारा स्टर्नम में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है, उसके लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वाल्व की साउंड सुनाई देती है और राइट साइड में ऑर्टिक वाल्व की साउंड सुनाई देती है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग अगर जो आते हैं तीसरे तरीके का जो हार्ट डिफेक्ट हमारा होता है वो कंडक्टिव हार्ट डिफेक्ट होता है। तो कंडक्शन की पैथोलॉजी कहाँ से शुरू होती है? हमारा जो आर्ट्रियम में लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम के बीच का सेप्टम होता है, सेप्टम के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ऐसे नोड होता है जिसे साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं या ऐसे नोड कहते हैं। ये एक तरीके का जनरेटर है, बिजली का करंट बनाता है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रक्रिया के थ्रू। तो जब ये डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रक्रिया के थ्रू एक करंट डेवलप करता है तो वो करंट ऐसे नोड से एवी नोड को पास होता है। एवी नोड को पास हुआ ये इम्पल्सेस जो हैं, कंडक्शन है, एवी नोड से ये जाता है एवी बंडल को। एवी बंडल से ये बंडल ऑफ हिस को जाता है, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स को जाता है। पुरकिंजे फाइबर्स की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक तो लेफ्ट ब्रांच एंड एक राइट ब्रांच। तो जो हम लोग बीमारियां देखते हैं कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक LBBB या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक RBBB, तो वो क्या होती हैं कि यही पुरकिंजे फाइबर की अगर जो लेफ्ट ब्रांच में कंडक्शन हमारा खत्म हो गया तो उसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहेंगे। इस स्थिति में होगा क्या कि लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल हमारा सिंक्रोनाइजेशन में सिस्टोल एंड डायस्टोल नहीं कर पाएगा अपने राइट वाले के अपेक्षा। तो एक तरीके के हार्ट की मसल एक प्रेशर फील करती हैं और वो एक दर्द का कारण बनता है हार्ट में। तो ये तो हो गया बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें हम ECG में जो चेंजेस देखते हैं वो एक RS-RDS पैटर्न मिलता है, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल एक साथ अगर कांटेक्ट कर रहे होते तो केवल R वेव में एक पीक दिखता, लेकिन ये अलग अलग कांटेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पीक दिखते हैं, एक R और दूसरा RDS। ये RS-RDS पैटर्न, लेकिन लेफ्ट साइड में बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ है या राइट साइड में बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ है, इसको रूल आउट करने के लिए ECG में हम एक्सिस डेविएशन देखते हैं कि ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है कि राइट एक्सिस डेविएशन है। ये एक ECG का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी आगे मौका मिलेगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आगे इसमें देखते हैं कि अगर जो हमारा ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है। ऐसे नोड जब तक काम कर रहा है पेस मेकर कहलाता है। जब तक काम कर रहा है हमारे शरीर की हार्ट की जो पल्स रेट रहती है वो 72 पर mm रहती है। जब ऐसे नोड काम करना बंद कर देगा तो अब AV नोड ऐसे नोड का स्थान ले लेगा। अब AV नोड पेस को बनाएगा। AV नोड जब पेस को बनाएगा तो हार्ट की पल्स रेट 72 से घट के 60 आ जाएगी।
अगर एवी नोड भी इन केस काम करना बंद कर दे तो ये कंडीशन जो ये हमारा पेस जनरेशन का काम करेगा वो एवी बंडल करने लग जाएगा और पल्स रेट हमारी घट के और कम आ जाएगी 45, ठीक है, 72, 60, 45। और उसके बाद में फिर अगर जो ये भी काम करना बंद कर दें तो पुरकिंजे फाइबर्स ये काम अपने ऊपर ले लेते हैं, पल्स रेट 25 के करीब पहुंच जाती है। ये तो हुआ ये। ईसीजी में कई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती हैं कि जैसे ऐसे नोड से इम्पल्स एवी नोड को जाए ही ना, ऐसे नोड से इम्पल्स सीधे एवी बंडल को चली जाए, मतलब कूद के साल्टेटरी इम्पल्स जाए, तो वहां पे क्या होता है कि ईसीजी में जो पी वेव और आर वेव के बीच में इंटरवल है वो कम हो जाता है, पी आर इंटरवल कम हो जाता है। इस कंडीशन को WPW सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। अच्छा, इसके बाद हम और देखते हैं जो हमारे कंडक्शन डिफेक्ट्स में जो हमारी हार्ट ब्लॉक की कंडीशन आती है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक को ही कहते हैं। तो हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक्स होते हैं। उसमें ईसीजी में पैटर्न देखा जाता है कि किस तरीके का पैटर्न है, 1:1, 1:2, 2:1। इसमें मोबिज टाइप 1 एंड टाइप 2 डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं 2 डिग्री हार्ट ब्लॉक में। 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसे स्टोक्स एडम सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। तो ये दूसरे तरीके का जो डिफेक्ट हुआ वो हो गया हमारा कंडक्टिव डिफेक्ट। तीसरे तरीके का जो डिफेक्ट होता है वो कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, जो हार्ट की मसल्स की वाल होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे इन केस हम जाते हैं वाल्वुलर डिफेक्ट से, माइट्रल स्टेनोसिस हुई या माइट्रल रिगर्जिटेशन हुआ क्या? माइट्रल रिगर्जिटेशन पे हम जाते हैं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, माइट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड उल्टी कर दिया गया लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेंस के थ्रू ब्लड लंग से आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम का प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो ब्लड आने में लंग्स को रुकावट पैदा हुई, लंग्स में ब्लड का इंगॉर्जमेंट हुआ, सांस फूलने लग गई, ठीक है। पल्मोनरी इडीमा की कंडीशन भविष्य में डेवलप हो सकती है। यही स्थिति आपकी बनती है माइट्रल स्टेनोसिस में भी कि अब भी लेफ्ट आर्ट्रियम का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को दे ही नहीं पा रहा है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम का प्रेशर ज्यादा है। लेफ्ट आर्ट्रियम का प्रेशर बढ़ा तो लंग्स ने ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं इजीली भेज पाया, यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन पैदा हुई और एक सांस फूलने जैसी कंडीशन पैदा हो गई। राइट साइड में देखते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में वही हाल जो यहाँ पे लंग्स के साथ हो रहा था, यहाँ पे वीना केवा के साथ होगा। सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, इनका ब्लड इजिली अब नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा, इंफीरियर वीना केवा के माध्यम से इम्प्योर ब्लड नहीं आ पाएगा, ऊपर से सुपीरियर वीना केवा के माध्यम से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जेवीपी रेज्ड मिलेगा, जुगुलर वीनस प्रेशर रेज्ड मिलेगा, अगर सुपीरियर वीना केवा के माध्यम से ब्लड नहीं आ पाया। नीचे के पार्ट से जो इंफीरियर वीना केवा से ब्लड आता था उनकी पैथोलॉजी देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिल सकती है भाई? इंफीरियर वीना केवा से सारे नीचे के पार्ट का ब्लड आ रहा था, सारी की सारी जगह इडीमा डेवलप हो सकता है, एसाइटिस डेवलप हो सकता है, इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है, आपके रेक्टल हेमराइड्स डेवलप हो सकते हैं, और आपकी एक जो वेरिकोज वेन्स वाली कंडीशन पैदा हो रही है वो डेवलप हो सकती है, पीडल एडिमा डेवलप हो सकता है। बॉडी का कलर, चूंकि वेन्स का ब्लड है तो ये इम्प्योर होता है तो कलर भी कुछ ब्लैकिश कलर का रहेगा, ठीक है। और इस तरीके की पैथोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरी तरीके की जो कार्डियोमायोपैथी हमने बताया, क्योंकि ये कंडीशन अगर लंबे समय तक बनी रहे, लंबे समय तक अगर जो हमारा माइट्रल रिगर्जिटेशन बना रहे या माइट्रल स्टेनोसिस बना रहे तो हार्ट एक एक्सट्रीम प्रेशर बियर करता है, और एक्सट्रीम प्रेशर बियर करने की वजह से हार्ट का जिस तरफ का वाल्व खराब है उस तरफ का हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है,
तो ये हमारी कंडीशन कहलाती है, कार्डियोमेगाली की भी कह सकते हैं या हार्ट फेलियर की भी कह सकते हैं। अगर जो लेफ्ट साइड में ये पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, लेफ्ट हार्ट फेलियर, या राइट साइड में हो रही है तो राइट हार्ट फेलियर की कंडीशन भी ये डेवलप हो सकती है। तो ये पूरी पैथोलॉजी हमारी यहाँ पे इस तरीके की निकल के आ रही है। ब्रेन से क्या रिलेशन है? ब्रेन से रिलेशन जो हमारा ब्रेन स्टेम का पार्ट है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है, और हाइपोथैलेमस जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। हार्ट के केसेस में हमारी वेगस नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका थोरैसिको लंबर आउटफ्लो होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो होता है, क्रेनियम से लेके सैक्रम तक का आउटफ्लो होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व के थ्रू एक्टिवेट होता है, काम करता है। यहाँ पर वेगस नर्व का अगर एक्टिवेशन कर दिया जाए तो हार्ट का रेट कम हो जाता है, और वेगस नर्व को काट दिया जाए, वेगोटॉमी कर दी जाए, तो हमारा हार्ट का जो रेट है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ब्रेन से ये रिलेशन जो आता है वो ब्रेन स्टेम के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से निकल के आ रहा है। इतना ये बोला मैंने। तो यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो हमारी कार्डियोमायोपैथीज जैसी समस्याएं हैं, या हमारी जो कंडक्टिव डिफेक्ट्स जैसी समस्याएं हैं, वो तो हमारे सारधर्मी या अपतर्पण जन्य हृदरोग का कारण समझ में आती हैं, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज हैं या इस्कीमिक हार्ट डिसीजेज हैं, वो संतर्पणोत्तर हृदरोग की वजह से मुझे समझ में आता है। अब इसके बारे में पूजा मैम और सर अरविंद सर जरा विचार रखें प्लीज। इस पर मैं विचार रखूंगा, लेकिन इस पर मुझे 1 घंटा का टाइम चाहिए। संतर्पणोत्तर और इस्कीमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट ब्लॉकेज, इन पर 1 घंटा का टाइम चाहिए। तो सर अभी किसी कभी आगे रख लेंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी हार्ट की पैथोलॉजी बहुत वास्ट पैथोलॉजी है, बहुत वास्ट पैथोलॉजी है, 1 दिन में नहीं होगा। जी सर। हाँ, ठीक है। और अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? अनुरिता मैम, आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? वेरी लवली डिस्कशन सर। एक्चुअली मेरा डिस्टर्बेंस आएगा वहां पे। मिश्रा सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट था, क्योंकि यू वेरी वेल नो ये कोई भी पैथोलॉजी जितनी भी यहाँ पे हम आपने बताई, उसको या तो एक स्टेज तक रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है विद एलोपैथिक ट्रीटमेंट और एनी सर्जरी, लेकिन रिवर्सल, रीजनरेशन एंड रिवर्सल ऑफ कार्डियोमायोपैथीज कैन बी वेरी इजीली पॉसिबल विद आयुर्वेदा। मैं थोड़ा सा गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, तो घर पहुंचने के बाद मैं फोन करती हूँ आपको। जी थैंक यू वेरी मच फॉर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा जो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है, पोस्ट कोविड मायोपैथीज एंड पोस्ट कोविड एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशंस एंड कार्डियक अटैक्स, जो कि बहुत हाई ट्रिगर्ड वाला टॉपिक है कि हमारे पास में ऐसे केसेस आते हैं, दिख रहे हैं, कितने जनों को हार्ट अटैक आ रहा है और पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ वैक्सीनेशन वगैरह लिया या कोविड हुआ था, तो उसमें नहीं, हमें तो वो कुछ केयर अनुरिता या मैम जो मुझे वो समझ में आ रहा है ना कि जो कोविड टाइम पीरियड में जो लंग्स की बीमारियां हुई थी वो इंटरस्टिशियम से रिलेटेड थी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस थी। नहीं सर, एक्चुअली पोस्ट कोविड डिसीजेस की वजह से। अच्छा सर, मैं इस पे बोलती हूँ, एक्चुअली ड्राइव कर रही हूँ मैं, थोड़ा सामने पुलिस है। जी सर, बहुत बढ़िया डिस्कशन था आज का, और सरोज सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा पैथोलॉजी हार्ट का। इसमें जो अनुरिता मैम का टॉपिक था ना, वही मुझे भी कहना था कि स्टीरॉयड इंड्यूस्ड जो भी मैम ये टाइम की लिमिटेशन है और कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसमें ईसीजी में भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कैसे समझें, राइट एक्सिस डेविएशन कैसे समझें, इसका भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देना चाहता हूँ, लेकिन समय मुझे काफी चाहिए इसमें। तो आप लेके आइए ना, पूरा प्रेजेंटेशन लेके आइए, मैं आपको को होस्ट बना दूंगा, आप प्रेजेंट कर सकते हैं कल। जी, तो कल का टॉपिक रख लीजिए, तो ऐसा मैं पिक्चर्स अपने आप ड्रॉ करके उनको शेयर कर लूंगा, है ना, कैसे कैसे एक्सिस डेविएशन हो रहा है और कैसे हम ईसीजी में समझें क्या क्या,
जो मोटा मोटा बेसिक लेवल का एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानना चाहिए उतना हो जाएगा उसमें तो आप cover up। प्रिपेयर करके कल आइए, कल इसी टाइम पे हम मिलेंगे 8 बजे। मेरा तो सर वैसे तो प्रिपेयर पूरा है, लेकिन वही मैं अपनी पिक्चर्स कुछ ड्रा करके फोटो खींच के मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा। हाँ, तो ऐसे करिएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट कर पाए जूम पे। और परसों वंदना मैम का जो टॉपिक था हीमोलिटिक एनीमिया आज का, तो हाँ वो भी मुझे डिस्कस करना है जब भी मौका लगेगा। हाँ जी ठीक है। अनुरिता मैम आप फ्री हो गई? ड्राइव करिए। कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैम, कंचन मैम कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ बताइए आप। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ सर। और मतलब मैं तो अभी सीख रही हूँ, ये सब ऐसे हो रहा है कि आपका बोलने के बाद सरव सर जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है कि पूरा एक्सप्लेन करते हैं वो मॉडर्न के हिसाब से। और आपका तो जवाब ही नहीं है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हो आप लोग, सेम है। और ऐसे लगता है मैं 10 मिनट का आज मिस कर गई, अभी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि 1 मिनट का भी मिस नहीं हो, पर होता है ना, थोड़ा घर का भी काम करना पड़ता है हम लोगों को। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। अनुरिता मैम आप अभी शायद ड्राइव कर रही हैं। सुशील सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है। हम कल फिर आएंगे। और मिश्रा जी मैं आपको कल को होस्ट बना दूंगा, तो जी सर। आपको कैसे आप शेयर करेंगे आप बताइए। मैं पिक्चर्स अपनी खुद ड्रा करके कॉपी में हाँ उनकी स्क्रीनशॉट ले लूंगा, हाँ उनकी फोटो ले लूंगा और वो मैं पीडीएफ बना लूंगा या ऐसे फोटोज को ही सर शेयर उससे कर पक्का दूंगा। करिएगा ये टॉपिक, क्योंकि हमारे पास में पेशेंट डायरेक्टली चल के नहीं आते हैं सर, सब कुछ घूम घाम के आते हैं। और मैम बेसिक मेरे हमारा पास एक तो जीपी प्रैक्टिस की लेवल हो या आयुर्वेद प्रैक्टिस के, हम लाइफ से डील करते हैं। सर आपने आज पांचभौतिक का जो हार्ट का टॉपिक लिया ना सर, उसको थोड़ा सा एक बार सेशन फॉर्मेट में भी लीजिएगा सर। पर्टिकुलरली आपने कार्डियक के 3 या 4 लेक्चर्स लिए थे सर पहले पिछले साल, हाँ लेकिन अभी हाँ। पांचभौतिक आपने ट्रीटमेंट वाइज जो ऐड किया है ना सर, वो थोड़ा सा और अच्छे तरह से और क्लियर हो अभी जाएगा। मेरे पास इसका बहुत सारा मटेरियल है मराठी में। आई नो सर, आई नो सर। मेरे पास में अभी, क्योंकि मेरे पास में सीधा ऐसा केस ही नहीं आता सर। अभी जो लेटेस्ट वाली किडनी फेलियर की केस है जिसका एक डायलिसिस बंद किया है सर, वो उसका एंजियोप्लास्टी 3 महीना पहले किया गया था। और उसके इसमें जो भी अभी सर ने बताया ना, वैसे सिर्फ चेंजेस इसमें एसटी एलिवेशन और ये सारी चेंजेस दिख रहे थे। उसका सीधा बाकी का कुछ भी ना करा के, एंजियोग्राफी ना करा के सीधा एंजियोप्लास्टी करा दिया, जिसके बाद में उसका फिर से किडनी फेलियर बढ़ा, बिकॉज उसके राउंड अबाउट 17 ड्रग्स 22 ड्रग्स थी सर। टू माई सरप्राइज, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स और ये सारी चीज करके जब डायलिसिस मैंने एक दिन कम किया तो उनके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने 12 गोलियां बंद की हैं, जिसको रिप्लेस मैंने आयुर्वेदिक हर चीज का सिम्टोमेटिक दिया है, जैसे मल्टीविटामिन काफी सारा चीज दिया था। 22 में से 12 गोलियां बंद कर दिया सर। इट इज हर 3rd वीक ऑफ ट्रीटमेंट। और मैंने किडनी फेलियर का एक ऐसे जिसका फैमिली और जेनेटिक ये किया था डायग्नोसिस कि इनको जेनेटिक किडनी की तकलीफें हैं, इवन उनका बायोप्सी वगैरह किया हुआ है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ASRD के जितने मैंने अभी केसेस बोले, वो एक फैमिली के 2 बच्चे हैं, एक तो गुजर गई है सर, दोनों को भी रिजल्ट्स है। बस उनके पास में पैसा नहीं है या फिर चाकन से इतना दूर आते तो पंचकर्मा नहीं कर पाते, लेकिन बिलीव करिए बहुत अच्छे रिजल्ट है आयुर्वेद के। जस्ट सेव द पीपल एंड गिव द ट्रीटमेंट। अरविंद सर है तब तक सारा डेयरिंग कर लीजिए आप, और छोड़िए मत किसी भी केस को, इतना मेरा रिक्वेस्ट है। एक्चुअली वो पेशेंट सोलापुर और कोल्हापुर से एरिया से तो हिंदी और इंग्लिश नहीं बात कर सका, तो मैं अगर हिंदी का किसी को ट्रांसलेशन चाहिए तो पूछ लेना, लेकिन थोड़ा ओपीडी से लेट हो गया मुझे जाते, और आज वो दही हांडी की वजह से बहुत ट्रैफिक है हॉस्पिटल से जाते वक्त में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। टॉपिक। पूजा मैम आपने गोड़े तेल बोला, वो मूंगफली का तेल है क्या? हाँ सर करेक्ट। हाँ मूंगफली का तेल को गोड़े हाँ तेल हाँ बोलते हाँ हैं, सर। उसी से लवण तेल बनाते हाँ हैं। हाँ सर करेक्ट। पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है सर वो, इसलिए। जी अनुरुद्धा मैडम थैंक यू ठीक सो है। मच और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप और सर तो हमको रिस्क उठाएंगे ही उठाएंगे। थैंक यू मैम, आप सबके सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है ये सारे उस पर। ये पूजा मैम बोल रही हैं कि पुणे आने वाली हैं, हाँ आपसे आप स्पेशल दोनों से मिलने के मिलना लिए। है मुझे से मैम। एनी टाइम मैम, एनी टाइम। बस ये यस वीक यस। में बताइएगा, ये वीक में मैं दिल्ली जाती नहीं हूँ, नहीं नहीं नेक्स्ट मंथ मैम, नेक्स्ट मंथ। बताइएगा मुझे पक्का। यस यस। पूजा मैम अनुरिता मैम बहुत अच्छा खाना हाँ बनाती मैं हैं, तो आप दोनों को बहुत भी अच्छा खिलाऊंगी सर, मेरे घर है मैडम उधर। मैडम सर बहुत झूठ बोलते हैं, मेरे हाथ का कुछ भी उन्होंने खाना नहीं खाया। बस क्या है ना उनको, हाँ, झूठी तारीफ कर रही होती।
नहीं, इस बार है ना, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, फैमिली से मिलने के लिए जितना एक्साइटेड हूँ ना, उससे दुगना आप दोनों से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, वेलकम। तो सरोज मिश्रा जी, आप कल पूरा अच्छे से पूरा करिएगा। जी सर। अगर आपको 1 घंटा चाहिए तो 1 घंटा 1 ले घंटा लीजिएगा क्या, कल। मुझे तो 2-3 दिन चाहिए सर। तो 10 दिन ले अच्छा, लीजिए आप, उसके बाद उसमें क्या है? न्यूरोलॉजी में भी मुझे 6-7 दिन चाहिए। ठीक है ना, आपको जो चाहिए आप ले जी सर लीजिए। जी विद स्क्रीनशॉट विद नोट्स जरूर कीजिएगा और विद बेसिक पैरामीटर्स। हाँ, जी जी जी। और कुछ ऐसा ब्लैक बोर्ड टाइप का होता कि अगर जो इसमें व्हाइट बोर्ड पे हम ड्रा कर सकें, वो मुझे आता नहीं है। अभी देखिए मैं सर आपको सर पीडीएफ भी शेयर कर दीजिए मिश्रा सर ग्रुप में। देखिए मिश्रा जी, PDF। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं मिश्रा जी, आप पीडीएफ बना के मुझे भेज जी दीजिए। जी जी मुझे मेल कर दीजिए व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं यहाँ शेयर जी। करूंगा और मैं उसको बदलते जाऊंगा, आप बोलते जाइएगा, ठीक 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 ठीक। है ना। हम्म। मैं यहाँ पे मेरे को जूम चलाना आता है ना, आपको नहीं आता होगा हाँ, शायद। मुझे इतना नहीं आता। आप पीडीएफ मुझे भेजिए, मुझे व्हाट्सएप करे या मेल करे, मैं आपको मेल आईडी देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सर एक अभी वेब PDF कैम अभी को कोई एडजस्ट करके फोकस करके एक व्हाइट बोर्ड में कर सकते हैं सर, बढ़िया होगा भाई। व्हाइट बोर्ड में अगर हो जाए तो मैं ड्रा करता चलूं और समझाता चलूं, ये ऐसा अच्छा रहेगा सर, व्हाइट बोर्ड में। तो व्हाइट बोर्ड तो आपको मोबाइल को सेट करना पड़ेगा वैसे। हाँ हाँ मुझे आता नहीं ना इतना ठीक से। सर, एक ब्लूटूथ में कनेक्ट करके आप एक जी। वेब कैम का फोकस कर दीजिए व्हाइट बोर्ड पर, हो जाएगा। मैं लैपटॉप से नहीं जुड़ता हूँ ना, मैं मोबाइल से जुड़ता हूँ। मोबाइल से भी हो सकता है। चलिए, मैं तो वो- आपसे बात करूंगा ना, तो जी थोड़ा सा अगर आप गाइड करेंगे तो जी मुझे जी। हो जाएगा। सरोज ठीक सर, है, नहीं आप तो आप स्वप्निल पीडीएफ सर करिए। से पूछ लीजिएगा, ही इज वेरी मच एक्सपर्ट इन सच जी, टेक्निकल इश्यूज, स्वप्निल सर तो से ही भी कैन बात गाइड यू करूंगा। बेटर। जी जी जी। ठीक है, तो अभी का सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं 8:15 बजे। थैंक यू सभी लोगों का। सरोज मिश्रा जी, आप कल मिलिएगा। अगर थैंक यू कुछ भी सर। पीडीएफ के थ्रू करवाना है शेयर, तो मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ पे कर दूंगा शेयर और आप बोलते जी जी, जाइएगा। अभी अभी मैं बनाता हूँ ना, उसको ड्रा करूंगा, खुद ही ड्रा करना है मुझे। ठीक है, जी। थैंक यू, फिर ओके मिलते सर। हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। सभी लोगों को।